दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी दाढ़ का दर्द। देर शाम का वक्त रहा होगा। महबूबपुरा की पांडे मार्केट वाली गली में दुकानें बंद हो चुकी थी। सन्नाटा था और इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक रिक्शा चला जा रहा था जिस पर 26 साल की आबिदा हसन और उनके वालिद हसन साहब चले जा रहे थे। उन्होंने अपने दाएं हाथ से अपने बाएं गाल को दबा रखा था और आहिस्ता आहिस्ता कराह रहे थे। अरे आहिस्ता चला रिक्शा, झटके लग रहे हैं। उफ, हाय, अरे अल्लाह रहम। आबिदा अब्बा से बोली, लौंग दबाए रहिएगा, गिर तो नहीं गई, दूसरी दूं क्या? दाढ़ में रुई दबाए हसन साहब बोले, अरे अब लौंग, इलायची और काली मिर्च से बात नहीं बनेगी बेटा, अब तो दाढ़ निकालनी पड़ेगी। आबिदा ने कहा, अरे अब्बा, दांत निकलवाना ही था तो किसी ढंग के डेंटिस्ट के पास चलना था ना। ये शाकिर के पास ही जाना जरूरी है क्या? पता नहीं काम आता भी है या नहीं उसको। हसन साहब ने तुनक के जवाब दिया, ऐसा न कहो, हमारे मरहूम दोस्त का बेटा बहुत काबिल है भाई। तुम पता नहीं क्यों चिढ़ती इतना क्यों उससे, हाँ? इतना अच्छा लड़का है, नेक है, और फिर अब आप फिर शुरू हो गए। आबिदा ने उनकी बात काटी। मैं 50 बार कह चुकी हूं कि शाकिर मुझको पसंद नहीं है। और हाँ सुनिए, वहां जा तो रहे लेकिन सिर्फ दाढ़ निकलवाइएगा। फिर से आपने कोई इधर उधर की शादी वादी की बात की ना तो मैं बस समझ लीजिए अच्छा नहीं होगा। हसन साहब की उम्र यही कोई 63 के आसपास की रही होगी। 3 साल पहले सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद से रिटायर हुए थे। बीवी को गुजरे तो अरसा हो चुका था और अब जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, आबिदा की शादी। हसन साहब के मरहूम दोस्त शकूर अहमद, जो उनके हम प्याला हम निवाला हुआ करते थे, अपने इंतकाल से बहुत पहले आबिदा और शाकिर का रिश्ता तय कर चुके थे। तब जब वो दोनों सिर्फ 8-10 बरस के थे। अब हसन साहब चाहते थे कि आबिदा शाकिर से शादी कर ले ताकि दोस्त को दी हुई जबान खाली न जाए। लेकिन आबिदा की जिंदगी में तो कोई और आ गया था। नाम था वामिक कुरैशी। शाकिर से तो वो नफरत करती थी। शाकिर था भी कुछ अजीब सा, बिखरे लंबे घुंघराले बाल, दुबला पतला जिस्म, बात करने का अंदाज शायराना। वो डेंटिस्ट तो किसी सूरत में नहीं लगता था। मोहल्ले के नुक्कड़ पे 10 बाय 10 की दुकान को क्लिनिक बना के रखा था। उसमें पार्टीशन के इस तरफ वो बैठता था और उस तरफ उसका अर्दली लल्लन मरीजों को बेवजह ये कह के इंतजार करवाता था कि डॉक्टर साहब बिजी हैं, अभी बैठिए। कुछ देर बाद वो अकेले बैठे पेशेंट की तरफ आवाज लगाते, नेक्स्ट। आज शाकिर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसको हसन साहब ने फोन करके बता दिया था कि वो आबिदा के साथ क्लिनिक पे आ रहे हैं। घड़ी की सेकंड वाली सुई की हर आहट पर शाकिर की धड़कन तेज हुई जा रही थी। शाकिर डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ दांत की मरम्मत, रगड़ाई, घिसाई और चमकाई भी तसल्ली बख्श तरीके से की जाती है। क्लिनिक के बाहर लगे इस बोर्ड को पढ़कर आबिदा ने मुंह बिचकाया और कहा, ये डेंटिस्ट है, बोर्ड देखिए जरा। बस हमारे यहाँ शादी, मुंडन, बर्थडे के ऑर्डर बुक किए जाते हैं, लिखना बाकी रह गया था। खैर चलिए, उसने कहा तो गाल से हाथ दबाए हसन साहब क्लिनिक की तरफ बढ़े। गेट पे अटेंडेंट लल्लन ने पहले तो सलामी ठोकी और फिर कहा, बैठिए प्लीज, सर अभी बिजी हैं। वो दोनों पार्टीशन के इस तरफ बैठ गए। सामने लगे बत्तीसियों वाले कैलेंडर को देखने लगे। इधर पार्टीशन की दूसरी तरफ बैठे शाकिर का दिल बाहर आया जा रहा था। आबिदा, उसके बचपन की मोहब्बत, आज उसके इतने करीब थी। अरे सोच सोच के मेज पे सजी नकली बत्तीसियों से भी ज्यादा बड़ी स्माइल दे रहा था वो। उसने पार्टीशन वाली दीवार में बने छोटे से छेद से झांका। उफ। आबिदा को देखकर उसके अंदर का वो शायर फिर से जागने लगा जो अक्सर ऐसे मौकों पे जाग जाया करता था। उसने मेज पर कुछ किताबें बेतरतीबी से यूं फैलाई जैसे उनको पढ़ रहा हो। बाल आगे इस तरह उलझा लिए जैसे बड़ा मसरूफ हो। फिर बोला, नेक्स्ट। आबिदा और हसन साहब उसके हिस्से में नाजिल हुए तो वो नकली चौंका। अरे आप लल्लन, आर यू मैड? बताना था ना कि अंकल है, इनको वेट करा दिया। फिर आबिदा की तरफ देख के बड़ी स्टाइल में बोला, हेलो आबिदा, आप आए हमारी क्लिनिक पर खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको तो कभी अपने गरीब खाने को देखते हैं। वाह वाह,
क्या कहा लड़के ने, वाह भाई वाह। रुई दबाए हसन साहब ने तारीफ की तो आबिदा को बड़ी कोफ्त हुई। वो जानती थी अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहरहाल हसन साहब ने तकलीफ बताई तो शाकिर ने उनको कहा कि दाढ़ एक तरफ से खराब हो गई है, उसको निकालना पड़ेगा। अरे दाढ़ निकाल दोगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा भाई। डेंटल सर्जरी वाली कुर्सी पे मुंह खोल के लेटे हुए हसन साहब ने पूछा तो माउथ मिरर हसन साहब के मुंह में डाले हुए शाकिर ने कहा, दूसरी तरफ से खा लीजिएगा, आदमी के पास 2 दाढ़ होती हैं। फिर आबिदा की तरफ देखकर शायराना अंदाज में कहा, हाँ दिल सिर्फ एक होता है। वाह वाह क्या बात है भाई, वाह क्या कह गया लड़का, वाह। मुंह खोले हुए हसन साहब ने फिर कहा। तो भाई सर्जरी शुरू हुई। हसन साहब को एनेस्थीसिया दे दिया गया और शाकिर ने टूथ एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिया। हालांकि पूरी कवायद के दौरान उसका ध्यान हसन साहब के मुंह की तरफ कम, आबिदा की तरफ ज्यादा था। शायद इसीलिए जब सर्जरी के बाद हसन साहब घर पहुंचे और आईने में मुंह खोल के देखा तो हैरान रह गए। शाकिर मियां ने गलत तरफ की दाढ़ निकाल ली थी। बाथरूम में आईने के सामने खड़े हसन साहब के होश फाख्ता हो गए थे। मुंह खुला का खुला रह गया था और खुले मुंह में दर्द वाली दाढ़ वैसे के वैसे मौजूद थी। दूसरी तरफ की दाढ़ जो बिल्कुल ठीक थी निकाल ली गई थी। उनके हाथ पैर में झुरझुरी दौड़ रही थी। वो तो अभी एनेस्थीसिया यानी सुन्न करने वाले इंजेक्शन का असर था, इसलिए कुछ एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था। अब्बा खाने की टेबल पे दूध रोटी रख दी है। बाथरूम के दरवाजे पर बाहर से नॉक करते हुए आबिदा की आवाज गूंजी तो हसन साहब के मन में आया, अरे अब तो जिंदगी भर दूध रोटी खानी पड़ेगी। उन्हें शाकिर पे गुस्सा तो इंतहाई आ रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। चीख पुकार करते तो बेटी के सामने उसका इंप्रेशन खराब हो जाता और फिर वो मरहूम दोस्त से किया वादा कैसे पूरा होता। लेकिन ये तो फिर भी उन्होंने तय कर लिया था कि अच्छी खासी क्लास लगाएंगे उसकी क्लिनिक जाके। वो सुस्त कदमों से बाहर आए और खाने की टेबल पे बैठ गए। क्या हुआ, दर्द ज्यादा है क्या? दिखाइए जरा, मुंह खोलिए, आबिदा ने कहा तो वो बोले, ठीक है ठीक है। कुछ देर बाद आबिदा चम्मच अपनी प्लेट पे घुमाते हुए मुस्कुरा के बोली, अच्छा पापा आपसे वो बताया था ना वामिक के बारे में, उससे मिल लीजिए ना एक बार, ही इज अ नाइस गाय। डेंटिस्ट तो नहीं है? हसन साहब ने अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहा तो वो बोली, नहीं नहीं ही इज अ जर्नलिस्ट। वो अब्बा को वामिक के बारे में बताती जा रही थी, लेकिन हसन साहब के मन में तो कुछ और ही घूम रहा था। वो इस इंतजार में थे कि बस आबिदा घर से बाहर जाए और बस उसी वक्त ये फौरन शाकिर की क्लिनिक पहुंच के उसकी क्लास लगाएं। उनके एनेस्थीसिया का असर जैसे जैसे कम हो रहा था, उनका दर्द और शाकिर के लिए गुस्सा ज्वालामुखी की तरह बढ़ता जा रहा था। वो इस ख्याल में भी गुम थे कि अब मुर्ग मुसल्लम, मटन चॉप और बिरयानी कैसे खाएंगे। अरे सही दाढ़ तो निकल गई और खराब वाली तो निकालनी ही पड़ेगी। तभी मेज के किनारे रखा लैंडलाइन फोन बजा। हेलो, आबिदा ने कहा, फिर मुंह बना के बोली, शाकिर की क्लिनिक से कॉल है। हसन साहब ने झट से फोन लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं शाकिर क्लिनिक से। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं सब ठीक है, कोई दर्द वर्द ज्यादा तो नहीं है? हसन साहब दांत पीसते हुए बोले, बेटा डॉक्टर साहब से कहना अभी घर न जाएं, कुछ खिदमत करनी है उनकी, हम आ रहे हैं उधर। घर से बहाना बना के निकले हसन साहब उसी गली से रिक्शे पे बैठे गुजर रहे थे। गाल पे सफेद रुमाल को हाथ से दबाए वो जल्दी से जल्दी शाकिर क्लिनिक पहुंचना चाहते थे। अरे ओ रिक्शा वाले, पिछली बार तो तुम रिक्शा उड़ा ले जा रहे थे, अब काहे घिसल घिसल के चल रहे हो, तेज चलाओ। रिक्शे वाले ने अपनी चाल बढ़ा दी और कुछ देर में हसन साहब शाकिर क्लिनिक के बाहर खड़े थे। लल्लन ने उनको देखा तो बोला, आइए आइए हुजूर, डॉक्टर साहब अभी बिजी हैं, जरा इंतजार। बाहर में गया तुम्हारा डॉक्टर, सब पता है मुझको, पार्टीशन के दूसरी तरफ बैठ के छेद से ढांकता है, बुलाओ उसकी टांगे तोड़ रहा हूं मैं अभी। लल्लन को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या अचानक। वो इससे पहले कुछ समझता, हसन साहब उसको धक्का दे के क्लिनिक के अंदर चले गए और जाके शाकिर के सामने खड़े हो गए। इत्तेफाक से इस बार लल्लन सच बोल रहा था। शाकिर वाकई एक पेशेंट को देख रहे थे।
पेशेंट उस सर्जिकल टेबल पर मुंह खोले लेटा था। उसके चेहरे के ऊपर एक टेबल लैंप जैसी लाइट जल रही थी। आसपास नकली बत्तीसियां रखी थीं और कुछ दांतों के एक्सरे थे। चेहरे को आधा ढके हुए शाकिर हैरानी से हसन साहब को देख रहा था। अरे आप सब खैरियत? हसन साहब गाल को रुमाल से दबाते हुए बोले, खैरियत के बच्चे, तुझे पता है तूने क्या किया? गलत दाढ़ निकाल दी है मेरी। पीछे टेबल पे टेक लगा के लेटा पेशेंट चौंक के उठ गया। शाकिर हैरानी से बोला, क्या बात कर रहे हैं हसन अंकल, गलत दाढ़? हसन साहब ने मुंह खोल के दिखा दिया और बोले, ये देख, निकालनी ये दाढ़ थी, निकाल ये दी तूने। शाकिर की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। ओह नो, अरे वो दरअसल मेरा ध्यान दूसरी तरफ था, वरना। वो इतना ही कह पाया था कि पीछे लेटा पेशेंट उठा और तेज कदमों से क्लिनिक के बाहर निकल गया। नालायक कहीं के, अगर तुम मेरे मरहूम दोस्त के बेटे ना होते ना तो तुमको मैं इतना मारता कि याद रखते तुम, हसन साहब ने गाल दबा के कहा। लेकिन पेशेंट का जाना और हसन साहब का चिल्लाना शाकिर को खल गया। हसन साहब बोले, और सुनो, आबिदा को तो अब तुम भूल जाओ। आबिदा को तो अब तुम भूल जाओ? ये जुमला किसी हथौड़े की तरह शाकिर के कानों पर पड़ा। उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसकी आंखों में खतरनाक किस्म का गुस्सा आ गया। वो हसन साहब के करीब आया और तिरछी सी मुस्कान चेहरे पे ला के बोला, ये तो नहीं हो पाएगा ससुर साहब, दामाद तो आपको हमें ही बनाना होगा। हसन साहब उसके चेहरे के खतरनाक भाव पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजरे, शाकिर के बारे में हसन साहब को धीरे धीरे कई नई बातें पता चलनी शुरू हो गई थीं। अरे वो डेंटिस्ट तो सिर्फ दिखावे का था। दरअसल उसका उठना बैठना काफी दबंग टाइप के लोगों में था। उसकी सोहबत बड़े खतरनाक लोगों में थी। हसन साहब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि चलो दाढ़ की कुर्बानी काम आई, कम से कम इस बहाने उनकी आंख तो खुली, वरना वो तो अपनी बेटी की शादी उस गुंडे मवाली से करने के लिए उतारू थे। हालांकि इस बीच वो एक दूसरे डेंटिस्ट के पास जाके दूसरी वाली दाढ़ भी निकलवा आए। आबिदा को इस पूरे किस्से से उन्होंने दूर रखा। अरे उसको सच पता चलता तो वो और डांट लगाती। तो हकीकत ये थी कि कोई नहीं जानता था कि हसन साहब आजकल बिना दाढ़ के घूम रहे हैं। एक इतवार जब घर के बावर्ची खाने में खूब तैयारियां चल रही थीं तो आबिदा उनकी तरफ एक प्लेट बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए, ये ट्राई कीजिए। उन्होंने पूछा तो आबिदा ने कहा, फ्रेंच फ्राइज लीजिए ना। फिर अब्बा के चेहरे को देख के बोली, क्या हुआ, अब तक ठीक नहीं हुआ क्या? अरे दूसरी तरफ से तो खा सकते होंगे। हसन साहब ने मन मसोस के सोचा, कौन सा दूसरी तरफ? फिर बोले, नहीं मैं जरा डाइटिंग पे हूँ इस महीने। खैर बताओ, चक्कर क्या है, ये सब किसके लिए बनाया जा रहा है? आबिदा ने बताया, आज वामिक घर पे आ रहा है, वही जिसके बारे में आपको बताया था ना। हसन साहब ने वामिक के बारे में सुना तो खुश हुए, लेकिन फिर शाकिर का वो चेहरा भी उनके जहन में घूमने लगा और उसकी वो धमकी भी। खैर शाम हुई तो घर में रौनक बढ़ गई। वामिक पहली बार घर आया था। वामिक और हसन साहब की तमाम मौजू पे बातचीत हुई। आबिदा भी वहीं मौजूद रही। वो लड़का काफी सुलझा हुआ लगा। सफेद शर्ट और नेवी ब्लू ट्राउजर में जच भी रहा था। एक बार हसन साहब को यह ख्याल भी आया कि वामिक को शाकिर वाली बात बता दें, लेकिन फिर कुछ सोच के खामोश रह गए। वो बेटा ये बता रही थी कि तुम जर्नलिस्ट हो, कहाँ काम करते हो? हसन साहब ने वामिक से पूछा तो वो बोला, जी इवनिंग न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़ लाइन, उसी में। उसने बताया तो हसन साहब आगे बोले, वेरी गुड, अच्छा तो प्रोफाइल क्या है? उसने बताया कि वो क्राइम बीट का रिपोर्टर है। कुछ देर तक दोनों की बातचीत होती रही, लेकिन तभी वामिक के जवाब सुनकर न जाने क्यों हसन साहब के चेहरे पर खुशी चमकने लगी। वामिक के जवाबों से शायद उनको शाकिर से निपटने की एक तरकीब सूझ गई थी। अपनी तरकीब को असली जामा पहनाते हुए उन्होंने एक रोज शाकिर के ऑफिस के लैंडलाइन फोन पे कॉल किया। हेलो, इज दिस शाकिर? उन्होंने कहा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, जी हाँ बताइए। हसन साहब ने जरा लहराती हुई आवाज में बात करते हुए कहा, मैं राष्ट्रीय प्रभात दैनिक अखबार का संपादक बोल रहा हूँ, एक खबर का कंफर्मेशन लेना था आपसे। शाकिर ने चौंकते हुए कहा, कैसी खबर? वो बोले,
सुनने में आया कि आपने एक शख्स की गलत दाढ़ निकाल दी थी, ऐसा है क्या? और अगर ऐसा है तो आपकी डिग्री सीज क्यों निकल ली गई? शाकिर के हाथ कांपने लग गए। वो बहुत घबरा गया। उसे अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। उन्होंने आगे कहा, भाई हम विक्टिम को कॉल करने जा रहे थे, अगर वो कंफर्मेशन दे देगा तो हम खबर छाप देंगे। आपका जो पक्ष हो आप बता सकते हैं। शाकिर ने जब पूछा कि ये खबर उनको पता कैसे चली, तो हसन साहब ने उस पेशेंट का जिक्र कर दिया जो उस रोज वहां मौजूद था जब वो गुस्से की हालत में शाकिर की क्लिनिक पहुंचे थे। तो ठीक है, फिर हम हसन, क्या नाम है पूरा, हसन अहमद, इनसे बात कर लेते हैं। बाकी खबर आप अखबार में पढ़ लीजिएगा। इतना कह के फोन रख दिया और मंद मंद मुस्कुराने लगे। 2 मिनट गुजरे थे कि उनका मोबाइल बजा। हेलो, उन्होंने कहा। हेलो अंकल, मैं शाकिर बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से आवाज आई। सब खैरियत तो है ना? आते नहीं इधर आप? अरे भतीजे से भी मिल लिया करें, गलती हो गई तो क्या माफ नहीं करेंगे कभी? हसन साहब ने कहा, नहीं थोड़ा मसरूफ था, वो आबिदा का रिश्ता तय कर दिया है ना, इसलिए। 2 पल के लिए खामोशी छाई, फिर आवाज आई, हाँ, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सही किया आपने। आजकल तो नेक रिश्ता मिलते ही निपट लेना चाहिए। अच्छा सुनिए, मैंने कॉल की थी कि आपकी प्रोस्थेटिक दाढ़ लगाने का प्लान कर रहा हूँ। आप किसी दिन आ जाइए तो एक्सरे कर लूँ, दूसरी वाली तो निकलवा दी होगी। शाकिर और हसन साहब के रिश्ते में वो पहली वाली गर्माहट तो नहीं आ पाई, लेकिन सुनने में आया है कि आजकल दोनों दाढ़ गंवा चुके हसन साहब की प्रोस्थेटिक दाढ़ के लिए कवायद चल रही है। क्लिनिक में पार्टीशन की दीवार वाला छेद अब बंद कर दिया गया है और शाकिर अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। लल्लन भी अब पेशेंट्स को डॉक्टर साहब बिजी हैं कह के बेवजह इंतजार नहीं कराते। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल का जवाब अभी भी ढूंढा जाना बाकी है कि आबिदा की शादी में हसन साहब बिना दाढ़ के मुर्ग मुसल्लम कैसे खाएंगे? बस इतनी सी थी ये कहानी।